गर्मी की छुट्टियों में मैंने अपनी झटपट शादी वाली पत्नी के साथ पूरे 2 महीने प्यार मोहब्बत में बिताए, लेकिन मेरी फिजिक्स की कॉपी तक नहीं खुली थी। अभी अभी मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताकर उठा ही था कि मुझे एक जबरदस्त खुशखबरी मिली। मेरे फिजिक्स टीचर ने नौकरी छोड़ दी थी। अब मुझे अपना अधूरा होमवर्क पूरा नहीं करना पड़ेगा। मैं खुशी से उछल पड़ा, लेकिन मेरी वो झटपट शादी वाली पत्नी पीछे खड़ी चुपके से मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें फिजिक्स टीचर इतने बुरे लगते हैं क्या? मैंने कहा, नहीं मैडम, सिया तो काफी अच्छी हैं, बस मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आती। वैसे तुम्हें पता है मैडम शिया ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? फू वनवन ने ऐसे दिखाया जैसे उसे बिल्कुल भी गॉसिप में दिलचस्पी ना हो। क्यों? मैंने तुरंत कहा, आज क्लास में उस बूढ़े शिया सर ने खुद बताया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी लड़कों के पीछे पागल हो गई है, काम धंधे पर ध्यान नहीं देती और कंपनी संभालने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए उन्हें खुद वापस जाकर कंपनी संभालनी पड़ रही है। लेकिन मेरी बात सुनकर फू वानवान की भौहें सिकुड़ गईं। पापा बाहर लोगों को ऐसे बताते हैं। मैं अभी समझ भी नहीं पाया था कि उसने आगे कहा, तो इस हिसाब से तुम्हें उस निकम्मी बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो लड़कों के पीछे पागल है और काम नहीं करती। मैंने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, उसी निकम्मी बेटी की वजह से मुझे आखिरकार इस मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला है। फू वानवान ने मुझे याद दिलाया, शिया सर सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं पढ़ाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स का सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। मैंने बेफिक्री से कहा, मुझे नहीं लगता मेरी किस्मत इतनी खराब होगी कि फिर कोई इतना सख्त टीचर मिल जाए। क्या पता इस बार कोई खूबसूरत टीचर आ जाए। फू वनवन को अब खूबसूरत शब्द सुनना भी पसंद नहीं था। उसने तुरंत मुझे घूरते हुए कहा, फिर क्या करने का प्लान है तुम्हारा? याद रखो तुम शादीशुदा आदमी हो। मैं तुरंत नरम पड़ गया। अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपनी पत्नी की बाहों से ही मोहब्बत है। आखिर रात को उसकी पतली कमर भी तो पकड़नी होती है। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो घर में सिर्फ मैं ही था। डाइनिंग टेबल पर फू वानवान का छोड़ा हुआ एक नोट रखा था। मैं ऑफिस जा रही हूं, अच्छे बच्चे की तरह नाश्ता खत्म कर लेना। सीनियर ईयर का पहला सुबह वाला पीरियड फिजिक्स का था। जैसे ही क्लास की घंटी बजी, पूरा कमरा पहले 3 सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अचानक पूरी क्लास में हलचल मच गई। वाह, कितनी खूबसूरत है। कोई मुझे 3 मिनट दो, मैं इस मैडम की पूरी जानकारी निकालकर बताता हूं। मैंने भी अनजाने में सिर उठाकर मंच की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मंच पर खड़ी महिला कोई और नहीं, फू वनवन थी। और न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं अचानक जोर से चिल्ला पड़ा, बीवी। अगले ही सेकंड पूरी क्लास की नजरें मेरी तरफ घूम गईं। लीक सिंह को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो तुरंत खड़ा हुआ और घबराकर बोला, सॉरी मैडम, मेरे दोस्त का दिमाग थोड़ा कमजोर है। इसे कोई भी खूबसूरत लड़की दिख जाए, ये खुद को रोक नहीं पाता और बीवी बोल देता है। फू वानवान एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, लड़कों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। पहले मैं अपना परिचय दे देती हूं। मेरा नाम फू वानवान है। मैडम शिया काम के सिलसिले में फिलहाल नंडा यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी हैं। अब सीनियर ईयर की फिजिक्स क्लास में पढ़ाऊंगी। जहां तक पढ़ाई और मूल्यांकन का सवाल है, मैंने मैडम सिया से बात कर ली है। फाइनल एग्जाम के नंबर उसी नियम के अनुसार दिए जाएंगे जो उन्होंने पहले से तय किए थे। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोरदार मुक्का मार दिया हो। मेरी पत्नी अब मेरी टीचर बन चुकी थी। वो तो जिंदा यूनिवर्सिटी में काम करती थी, अचानक नंडा यूनिवर्सिटी कैसे आ गई? कॉलेज के आखिरी साल में, ऊपर से टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता। ये तो हद ही हो गई। फिर फू वनवान ने कहा, मैडम शिया ने जो होमवर्क दिया था वो मैं ईमेल से भेज चुकी हूं। कुल 803 सवाल हैं। जिन छात्रों ने होमवर्क साथ नहीं लाया है वे कल सुबह तक मेरे ऑफिस में जमा कर दें। मैंने तुरंत हाथ उठाया। मैडम, क्या मैं थोड़ा लेट जमा कर सकता हूं? 3 दिन बाद भी चलेगा क्या? फू वनवान ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, होमवर्क पूरा करवाना सिद्धांत का सवाल है। सबके साथ बराबर व्यवहार होगा। मुझे पता है कि आप लोगों में कुछ छात्रों ने मैडम शिया के इस्तीफे की खबर सुनकर सोचा था कि अब होमवर्क से बच जाएंगे। कल सुबह 10 बजे तक जिसकी कॉपी मेरे ऑफिस में नहीं पहुंची, उसके इंटरनल मार्क्स में 50% कटौती कर दी जाएगी। ये बात मैडम शिया छुट्टियों से पहले ही बता चुकी थीं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मंच पर चढ़कर उनसे सवाल करूं। कुछ छात्र कहकर वो साफ साफ मेरी ही बात कर रही थी। कल ही तो उसने मुझे खुशी मनाते देखा था। उधर कुछ लड़के पहले ही सोशल मोड में आ चुके थे। मैडम फ्यू, आपका ग्रीन बबल वीचैट मिल सकता है क्या? फू वनवान मुस्कुराई। ग्रीन बबल रहने दीजिए, ऑफिस टाइम में मेरा ईमेल हमेशा ऑनलाइन रहता है। आज हमारी पहली मुलाकात है, अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तभी पीछे से किसी ने जोर से पूछा, मैडम एफयू, क्या आप सिंगल हैं? फू वनवान की नजर हल्के से मेरी तरफ गई। फिर उसने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं शादीशुदा हूं। कुछ समय पहले ही मेरी शादी हुई है।
जब आप लोग ग्रेजुएट होंगे तब मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी। उम्मीद है इस 1 साल में हम सबकी अच्छी साझेदारी रहेगी। इतना सुनते ही पूरी क्लास फिर से शोर मचाने लगी। बाहर से मैं बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन अंदर समुद्र जैसा तूफान उठ रहा था। मेरे हाथ की पेन लगभग टूटने वाली थी। धोखेबाज। जब मैंने क्लास ग्रुप खोला तो देखा कि ग्रुप का नाम बदल चुका था। फू वनवान से शादी करनी है, भले ही बहुत सख्त हो, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि सब कुछ माफ है। इतनी परफेक्ट पत्नी आखिर मेरे नसीब में क्यों नहीं आई। मैं दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, घर पहुंचने दो। फू वनवान, आज तुम्हारी खबर लेता हूं। शाम को जब वो घर लौटी तब मैं नीचे नहीं था। मैं सीधा दूसरी मंजिल पर चला गया। मुख्य बेडरूम का दरवाजा मैंने अंदर से लॉक कर रखा था। साइड वाले कमरे के बिस्तर पर एक छोटा कंबल और एक तकिया रखा था। लगता था मुझे बेडरूम से निकाल दिया गया था। बाहर से फू वनवान की आवाज आई, अचेन दरवाजा खोलो। मैंने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, अचेन सच में बाहर नहीं आओगे? ऑफिस से लौटते समय रास्ते में एक नई बारबेक्यू शॉप खुली थी, मैं कुछ लेकर आई हूं, चखना चाहोगे? मैंने अभी तक डिनर नहीं किया था और मेरी सारी अकड़ तुरंत निकल गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखकर जोर से पूछा, क्या क्या लाई हो? बाहर से जवाब आया, लैम्ब स्क्यूअर है, ग्रिल्ड पोर्क बेली है। महिलाएं सच में लोगों को मनाना जानती हैं। जो जो चीजें उसने खरीदी थीं वो सब मेरी पसंदीदा थीं। मैंने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसकी खूबसूरत शक्ल सामने आई, मेरा मन किया उसके गाल को जोर से खींच दूं। मैंने उसके हाथ से बारबेक्यू का पैकेट ले लिया। फू वनवान ने मुस्कुराकर पूछा, पतिदेव अभी भी नाराज हैं क्या? अब गुस्सा छोड़ भी दो ना। मुझे पति मत कहो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मैंने कल होमवर्क नहीं किया था, फिर भी वहां खड़ी होकर मेरा मजाक देख रही थीं। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? फू वनवान ने मासूम बनते हुए कहा, लेकिन पत्नी ने तो तुम्हें पहले ही याद दिलाया था कि ज्यादा उम्मीद मत पालना। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए? फू वनवान मुझे गुस्से में देखकर अपने होठों पर आई मुस्कान रोक नहीं पाई। फिर वो मुस्कुराकर बोली, तो फिर हमारे एचन बेबी, याद रखना कल समय पर होमवर्क जमा करना है। उसके चेहरे का वो शरारती भाव मुझे और चढ़ा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने फिर कहा, वैसे अगर तुम अभी से लिखना शुरू भी कर दो तो शायद पूरा नहीं कर पाओगे। ऑल द बेस्ट। मैं स्टडी रूम में मीटिंग कर रही हूं, अगर कोई काम हो तो वहीं आ जाना। अब हमारे अचेन बेबी खुद ही अपना होमवर्क पूरा करेंगे। मैंने अपना दुख खाने में बदल दिया। पेट भरकर बारबेक्यू खाने के बाद फिर से होमवर्क की चिंता सताने लगी। सच ही कहते हैं, जब इंसान भूखा होता है तो उसे सिर्फ खाने की चिंता होती है, लेकिन पेट भरते ही हजारों परेशानियां याद आने लगती हैं। मैंने होमवर्क खोला और अगले ही सेकंड मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना ज्यादा होमवर्क तो हद से भी ज्यादा था। सबसे बड़ी बात, मुझे एक भी सवाल हल करना नहीं आता था। मैं जानता था कि फू वनवान सिद्धांतों वाली इंसान है। अगर मैं कल होमवर्क जमा नहीं कर पाया तो वो सच में मेरे नंबर काट देगी। मैंने लंबी सांस छोड़ी। आखिर मदद मांगना कोई शर्म की बात तो नहीं है। और फिर जिससे मदद मांगनी थी वो मेरी अपनी पत्नी ही तो थी। मैंने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया और बिना इंतजार किए अंदर चला गया। पत्नी, मेरी मदद कर दो ना। उस समय फू वनवान ऑनलाइन मीटिंग में थी। जैसे ही मैंने ये कहा, कंप्यूटर के दूसरी तरफ बैठे लोगों में अचानक शोर मच गया। सब लोग हंसने और छेड़ने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। मैं घबराकर तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। 1 मिनट बाद फू वनवान कमरे में आई। उसने देखा कि मैं अपना चेहरा कंबल में छिपाए पड़ा हूं। वो हंसी रोकते हुए बोली, क्या काम था मुझसे? जल्दी बाहर निकलो। उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं। मैंने कंबल के अंदर से आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज तो सुन ली होगी। फू वनवान ने बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ? सुन ली तो सुन ली। मैं सच में तुम्हारी पत्नी हूं। पति अपनी पत्नी को पत्नी कहकर बुलाए तो उसमें गलत क्या है? ये सुनकर मैं धीरे धीरे कंबल से बाहर निकला। फिर मैंने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। पत्नी, हम दोनों के पति पत्नी होने की खातिर क्या मेरा होमवर्क थोड़ा लेट जमा नहीं हो सकता? फू वनवान मान चुकी थी कि उसे पत्नी कहलाना काफी अच्छा लग रहा था। वो अपने होठों पर आती मुस्कान दबाते हुए बोली, नहीं। मैंने तुरंत शिकायत की, तो फिर तुम मेरी पत्नी हो भी या नहीं? वो मुस्कुराकर मेरे करीब आई और बोली, हां, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। फू वनवान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने आज क्लास में साफ कहा था, होमवर्क एक सिद्धांत का मामला है और तुम्हारे जैसे छात्र जिसने एक शब्द भी नहीं लिखा उसके तो कम से कम 80% इंटरनल मार्क्स कटने ही चाहिए। मैं तुरंत भड़क गया। फू वनवान, तुम हद कर रही हो। 50% काटना काफी नहीं था क्या? मेरे अभी भी 3 क्रेडिट पूरे नहीं हुए हैं। अगर तुमने सच में 80% काट दिए
तो मैं इस बार सच में ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। फू वनवान ने कंधे उचकाते हुए कहा। पतिदेव, ये इंटरनल मार्क्स तो कटकर ही रहेंगे। अब उन्हें वापस पाना है या नहीं, वो हमारे अचेन के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से उसके होठों के किनारे एक हल्का सा चुंबन दे दिया, लेकिन फू वनवान बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। वो हंसते हुए बोली, अचेन स्टूडेंट, रंगीन चालें चलकर कोई फायदा नहीं होगा। और मैंने तो सुना है कि तुम हर खूबसूरत लड़की को पत्नी कहकर बुलाते हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं तो हर खूबसूरत लड़की को पत्नी ही कहता हूं। तो मैडम FU, आप चाहें तो मेरे इंटरनल मार्क्स काट दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ग्रेजुएशन से पहले मैं एक और शादी कर लूंगा, फिर 5 क्रेडिट और मिल जाएंगे। आज से हमारे बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता रहेगा, इसलिए थोड़ा फासला बनाए रखना ही बेहतर होगा, चाहे कॉलेज में हो या घर पर। जब तक मैडम FU यहां पढ़ा रही हैं, तब तक उन्हें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए, और मैं भी साइड वाले कमरे में ही रहूंगा। फू वनवान मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन अगर हमारे एचएन बेबी को पत्नी की याद आए तो मेरे कमरे में मिलने आ सकते हो। मैंने तुरंत कहा, क्या मैं इतना बेचैन दिखता हूं? मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा? फिर मुझे अचानक कुछ याद आया, और हां, आगे से क्लास में वो काली स्टॉकिंग्स पहनकर मत आया करो। फू वनवान ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, एचएन को जलन हो रही है क्या? फिर उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने पति की बात मान लूंगी। अब से उन्हें सिर्फ घर पर पहनूंगी और सिर्फ अपने पति को दिखाऊंगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई और मैं दरवाजा बंद करके सो गया। फिजिक्स डिपार्टमेंट में हफ्ते की तीनों बड़ी क्लासें पहले ही 3 दिनों में ठूंस दी गई थीं। सच में छात्रों के लिए कोई रहम नहीं था। मैं क्लास में बैठा मंच पर खड़ी उस निर्दयी महिला को घूर रहा था, लेकिन आज उसने सच में काली स्टॉकिंग्स नहीं पहनी थी। क्लास शुरू होने से पहले फू वनवान ने कहा, सबसे पहले मैं समर होमवर्क के बारे में बात करूंगी। अभी भी 5 छात्रों ने अपना होमवर्क जमा नहीं किया है। उनके इंटरनल मार्क्स में 50% कटौती की जाएगी। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, स्टूडेंट सू चेन ने इस समर होमवर्क में एक शब्द भी नहीं लिखा, इसलिए उसके इंटरनल मार्क्स में 80% कटौती की जाएगी। उम्मीद है बाकी छात्र इससे सबक लेंगे और आगे से समय पर अपना काम पूरा करेंगे। 80%? ये सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली गिर गई। अगर 80% इंटरनल मार्क्स कट गए तो फाइनल एग्जाम में पूरे नंबर लाने के बाद भी मैं तो सीधे फेल हो जाऊंगा। क्या मैडम FU की सू चेन से कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? तभी फू वनवान ने आगे कहा, जिन छात्रों के इंटरनल मार्क्स कटे हैं वे क्लास में सक्रिय भाग लेकर और आगे दिए जाने वाले सभी असाइनमेंट समय पर पूरा करके कुछ अंक वापस पा सकते हैं। ये सुनकर थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन 506 डॉम के सारे भाई पहले ही फू वनवान को दिल से बुरा भला कह चुके थे। क्लास के दौरान चाहे मुझे फिजिक्स कितनी भी नापसंद क्यों न हो, फिर भी मैंने मजबूरी में ध्यान लगाकर सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं और नंबर न कट जाएं। दोपहर में जब सब लोग हॉस्टल में आराम कर रहे थे, तब भी सब मेरी क्रेडिट्स की चिंता कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, सुना है अगले शनिवार फ्रेशर्स वेलकम पार्टी है, जो भी उसमें भाग लेगा उसे 2 सोशल क्रेडिट्स मिलेंगे। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। क्लास खत्म होते ही मैंने माँ को फोन किया, माँ, मेरा गिटार जल्दी भेज दो। घर पहुंचकर जब मैंने माँ द्वारा भेजा हुआ पार्सल खोला तो मेरा दिल बैठ गया। गिटार पूरी तरह टूट चुका था, शायद रास्ते में कहीं दब गया था। शाम को फू वनवान घर लौटी तो देखा कि मैं टूटे हुए गिटार को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने बेबसी से कहा, अगले हफ्ते फ्रेशर्स पार्टी में हिस्सा लेना है। गिटार बजाने वाला परफॉर्मेंस देने वाला था, लेकिन माँ ने जो गिटार भेजा था वो रास्ते में टूट गया। फू वनवान ने गिटार को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। इस हालत में तो इसे जल्दी ठीक करना मुश्किल है। कुछ पल बाद वो बोली, कोई बात नहीं, कल मैं इसे रिपेयर शॉप में दे आऊंगी। मैंने कंधे उचकाए, छोड़ो भी, वैसे भी रिपेयर होने में कई दिन लग जाएंगे। मैं क्लब से एक गिटार उधार ले लूंगा। फू वनवान ने कुछ नहीं कहा, बस टूटे हुए गिटार को दोबारा पैक किया और दरवाजे के पास रख दिया। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे तुम्हें फ्रेशर्स पार्टी में हिस्सा लेने का ख्याल कैसे आया? मैंने होठ सिकोड़ लिए, क्योंकि किसी निर्दयी मैडम FU ने मेरे 80% इंटरनल मार्क्स काट दिए हैं। अब क्रेडिट्स पूरे करने के लिए मुझे फ्रेशर्स पार्टी में जाना ही पड़ेगा। ये कहकर मैं दूसरी मंजिल पर चला गया। नहाकर मैं आराम से सोने की तैयारी करने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। फू वनवान अंदर आई। उसके हाथ में एक तकिया था। वो बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैं तुरंत सतर्क हो गया। तुम अंदर कैसे आ गई? हमने तय नहीं किया था क्या? स्कूल हो या घर, हमारे बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता रहेगा। जाओ अपने कमरे में सो। मैंने मन ही मन खुद को समझाया। सू चेन, हिम्मत मत हारना। उस चालाक महिला पर बिल्कुल नरम मत पड़ना। फू वनवान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा,
सच में मेरे बिना सोना चाहते हो? वैसे मैं काफी आरामदायक तकिया साबित हो सकती हूं। मैंने तुरंत मुंह फेर लिया। नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फू वनवान जानती थी कि मैं सिर्फ जिद कर रहा हूं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी, अपनी पतली उंगलियों से मेरा हाथ पकड़ा और सीधे मेरी बाहों में आकर सिमट गई। मेरे प्यारे अचेन, मेरी याद आई थी क्या? उस चालाक महिला की हरकतों से मेरा सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। फू वनवान मुस्कुराई। हमारा अचेन बेबी कितना अच्छा है। अगले दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटा तो ड्राइंग रूम में एक बिल्कुल नया गिटार रखा हुआ था। फू वनवान रसोई में खाना बना रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुमने इतना महंगा गिटार क्यों खरीद लिया? मैंने तो कहा था कि मुझे बस फ्रेशर्स पार्टी में इस्तेमाल करना है। फू वनवान ने सहजता से जवाब दिया, कोई बात नहीं। तुम इतनी मुश्किल से पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे हो, और बाद में घर पर भी तो बजा सकते हो। इन 2 दिनों में अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। फ्रेशर्स पार्टी वाले दिन मैं भी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आऊंगी। ये सुनकर मुझे तुरंत उसकी यूनिवर्सिटी वाली लोकप्रियता याद आ गई। जब से फू वनवान नंदा यूनिवर्सिटी में आई थी, कॉलेज फोरम उसके बारे में तरह तरह की बातें करने वालों से भरा पड़ा था। अगर वो फ्रेशर्स पार्टी में पहुंच गई तो यकीनन उसके नए दीवानों की संख्या और बढ़ जाएगी। मैंने तुरंत कहा, मैडम एफयू को ऑफिस में बैठकर आराम से लेक्चर की तैयारी करनी चाहिए। फ्रेशर्स पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। फू वनवान ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? क्या पति देव मुझे देखना नहीं चाहते? मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुम्हें पता भी है कि लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। फोरम पर तो कुछ लोग इतनी बेहुदा बातें लिखते हैं कि पढ़कर गुस्सा आ जाता है। यहां तक कि कोई तुम्हें घर पर रखने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करने को तैयार है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी ध्यान खींचती हो, दिन भर लोगों को आकर्षित करती फिरती हो। फू वनवान समझ चुकी थी कि मैं जल रहा हूं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो पतिदेव बताइए, मैं लोगों को कैसे आकर्षित करती हूं? मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम हर समय इतनी अच्छी दिखती हो, हमेशा खुद को इतना खूबसूरत बनाकर रखती हो। अगर इसे लोगों को आकर्षित करना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? फू वनवान की मुस्कान और गहरी हो गई। तो पतिदेव की नजर में मैं इतनी खूबसूरत हूं? अच्छा ठीक है, अब से मैं आपकी बात मानूंगी, इतना सजना संवरना कम कर दूंगी। फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, लेकिन अगर एचएन को सच में डर है कि कोई मुझे छीन ले जाएगा तो मुझे एक अंगूठी खरीद कर दे दो। मैं उसे हमेशा पहनकर रखूंगी, तब सबको पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूं। उसकी बात सुनकर मैं अचानक चुप हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ, हमने शादी तो कर ली थी, लेकिन अब तक मैंने उसे एक शादी की अंगूठी भी नहीं दी थी। शादी को लगभग 3 महीने होने वाले थे और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने आज तक फू वनवान को एक भी तोहफा नहीं दिया था। मैंने मन ही मन सोचा, छोड़ो, पहले फ्रेशर्स पार्टी का काम निपटा लूं, उसके बाद उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट चुनूंगा। आखिर मेरी ग्रेजुएशन की किस्मत भी अभी उसी चालाक महिला के हाथों में थी। कुछ दिनों की लगातार प्रैक्टिस के बाद और अपनी मजबूत बुनियाद की वजह से मेरी गिटार की तैयारी काफी अच्छी चल रही थी। फ्रेशर्स पार्टी से एक रात पहले मैं बार बार म्यूजिक शीट देख रहा था। मुझे डर था कि कहीं स्टेज पर कोई गलती न हो जाए। रात काफी हो चुकी थी, तभी फू वनवान घर लौटी। मैंने घड़ी की तरफ देखा और पूछा, फू वनवान, आज इतनी देर कैसे हो गई? फू वनवान मुस्कुराई। हमारे अचेन बेबी के लिए गिफ्ट लेने गई थी। गिफ्ट का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। सच में? क्या गिफ्ट है? फू वनवान ने अपनी पीठ के पीछे से एक बेहद खूबसूरत पैकिंग वाला बॉक्स निकाला। मैंने बॉक्स खोलते ही आंखें मल लीं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये तो मशहूर फैशन डिजाइनर जियांग सर का डिजाइन किया हुआ आउटफिट है। इनके डिजाइन आमतौर पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध नहीं होते। इतना शानदार कपड़ा तो मैंने सिर्फ फैशन शो की तस्वीरों में दूर से देखा है। मैं हैरान होकर कपड़ों को देखता रह गया, फिर घबराकर बोला, मैं इसे पहनने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अगर गलती से गंदा हो गया तो? इतनी महंगी चीज का क्या होगा? फू वनवान हंस पड़ी। उसने प्यार से मेरे गाल दबाए। बेवकूफ, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है, तुम्हें इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमेशा के लिए तुम्हारा है। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, पतिदेव, पहनकर देखोगे? 2 मिनट बाद मैं कपड़े बदलकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। जैसे ही फू वनवान ने मुझे देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। वो मुझे देखती ही रह गई। मैं थोड़ा झेंप गया। कैसा लग रहा हूं? फू वनवान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं मुस्कुरा उठा। धन्यवाद पत्नी। फू वनवान ने देखा कि मेरी कानों की नोक तक लाल हो गई थी। वो हल्के से उचककर मेरे गाल पर एक किस कर गई। शाम की फ्रेशर्स पार्टी में मेरी बुनियाद पहले से ही अच्छी थी, ऊपर से कई दिनों की मेहनत और प्रैक्टिस। इसकी वजह से उस रात मैंने अपना गिटार परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से पूरा किया।
पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, सभी प्रस्तुतियां भी समाप्त हो गईं, लेकिन पूरी शाम में मुझे फू वनवान कहीं दिखाई नहीं दी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, इस चालाक महिला को मैंने बस यूं ही मना किया था। क्या सच में नहीं आई? मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं देखी। थोड़ा निराश होकर मैं स्कूल के पीछे वाले गेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, मेरे सामने फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा था। साथ में एक मुस्कुराती हुई फू वनवान बैठी थी। उसने कहा, पतिदेव, बहुत मेहनत की आपने। परफॉर्मेंस की सफलता पर बधाई। हाई स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद ये पहली बार था जब मुझे किसी ने फूल दिए थे। मैं खुश तो था, लेकिन दिल में हल्की सी कमी अब भी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि फू वनवान मेरी परफॉर्मेंस देखने नहीं आई। मैंने सिर झुकाकर मोबाइल निकाला, तभी मेरी नज़र मोमेंट्स के लाल नोटिफिकेशन पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे खोला। तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने आई थी? फू वनवान के मोमेंट्स में मेरी स्टेज परफॉर्मेंस की एक तस्वीर लगी थी। कैप्शन था, पूर्णिमा का चांद सितारों के बीच चमकता है। तस्वीर स्टैंड के सबसे पीछे वाले हिस्से से ली गई थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुमने यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकों को ब्लॉक कर रखा है? फू वनवान ने हंसते हुए कहा, ये वाला वीचैट मैं सिर्फ परिवार वालों से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ऑफिस के लोग इस अकाउंट पर नहीं हैं। मैंने सिर हिलाया। वाह, तुम तो काफी सावधान निकली। अब मेरे मन की सारी कमी और अफसोस दूर हो चुके थे। आज का दिन वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छे दिन भी एक छोटी सी गलती से बिगड़ जाते हैं। शायद मैं जरूरत से ज्यादा उत्साहित था। नहाने के बाद मैं फू वनवान के पीछे बैठ गया, फिर उसका मोमेंट्स खोलकर बोला, फू वनवान, सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है। जरा ये देखो, कलर ग्रेडिंग कितनी शानदार की है। मैं तस्वीर दिखाते हुए उससे पूछने लगा, ये सेटिंग्स कैसे एडजस्ट की थीं? फू वनवान कुछ बोल पाती उससे पहले उसकी नज़र मेरे फोन पर गई और उसने देखा कि मैंने उसके कॉन्टैक्ट का नाम सेव कर रखा था, बांझपन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फू वनवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो सीधे मेरी तरफ मुड़ी। मैं घबरा गया। अरे क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरती रही। फिर शांत आवाज में बोली, एचन बेबी, तुमने आखिर किया क्या है? पता भी है? मैं तुरंत दोनों हाथ उठाकर बोला, कसम से। मेरी बात सुनो, इस बार सच में मेरी बात पूरी सुन लो। सच कहूं तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर क्या गलती की थी। मैं घबराकर बोला, मैंने क्या किया? लेकिन फू वनवान मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वो पहले ही मेरी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, एचन बेबी, मेरे लिए तुमने क्या निकनेम सेव किया था? अब याद आया? मैं 2 सेकंड के लिए पूरी तरह जड़ हो गया। फिर अचानक सब याद आ गया। मैं तुरंत सफाई देने लगा। नहीं, उस समय मैं बस। लेकिन इस महिला को कभी किसी की सफाई सुनने की आदत नहीं थी। उसने मेरी बात पूरी होने ही नहीं दी और सीधे मुझसे लिपट गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि आज बच निकलना नामुमकिन था। शनिवार को मेरी आंख दोपहर के 12 बजे खुली। बिस्तर के दूसरे हिस्से पर कोई नहीं था। मैंने आलस से अंगड़ाई ली, फिर नीचे उतर गया। डाइनिंग टेबल पर कई तरह के खाने पहले से सजाए हुए थे। मैंने जानबूझकर कुर्सी को जोर से खिसकाया। आवाज सुनकर फू वनवान रसोई से बाहर आई। उसके हाथ में आखिरी डिश थी। वो मेरे पास बैठ गई। क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिमाग में अभी भी पिछली रात की बातें घूम रही थीं। फू वनवान ने मुस्कुराकर कहा, पतिदेव, मुझसे गलती हो गई। कल रात मेरी गलती थी। चलो, थोड़ी देर बाद तुम्हें हॉट स्प्रिंग्स घुमाने ले चलती हूं, ठीक है? मैं हैरान रह गया। साउथ सिटी में भी हॉटो स्प्रिंग्स हैं क्या? फू वनवान ने मेरी प्लेट में खाना रखते हुए कहा, पहले आराम से खाना खाओ, फिर लेकर चलती हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। घर से निकलने की तैयारी करते समय मुझे अचानक महसूस हुआ कि फू वनवान कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने ध्यान से उसे देखा। उसका चेहरा थोड़ा फीका लग रहा था। मैं तुरंत चिंतित हो गया। फू वनवान, तुम्हारी तबीयत ठीक है? चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? मैंने उसका माथा छुआ और तुरंत घबरा गया। तुम्हें तो बुखार है, कहीं ठंड तो नहीं लग गई? फू वनवान ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। बुखार कोई छोटी बात नहीं है। अगर ज्यादा बढ़ गया तो? दिमाग पर असर पड़ गया तो? आखिरकार मैं उसे लेकर साउथ सिटी पीपल्स हॉस्पिटल पहुंच गया। मुझे वैसे भी अस्पताल आने की आदत नहीं थी, इसलिए आउटपेशेंट हॉल में खड़े होकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस विभाग में जाना चाहिए। फू वनवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो,
हम सीधे 8वीं मंजिल पर चलते हैं। मेरा एक दोस्त वहां काम करता है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं उसका हाथ पकड़कर 8वीं मंजिल के क्लिनिक की तरफ चला गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अंदर से एक परिचित आवाज सुनाई दी, दीदी 11, दीदी 11, आप हमारे अस्पताल कैसे आ गईं? फू 11 मेरी तरफ मुड़ी और बोली, रुको, पहले तुम्हारा परिचय करा दूं। ये जियांग जियांग है, मेरी कॉलेज की दोस्त, और ये मेरे पति सू चैन हैं। जियांग जियांग मुस्कुराकर बोली, नमस्ते जीजाजी। मैं एक पल के लिए अटक गया। जीजाजी? ये कैसा अजीब संबोधन था। फू 11 ने तुरंत कहा, पहले मेरी जांच कर लो। कल तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज अचानक बुखार हो गया। जियांग जियांग ने सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, जांच के दौरान सिर्फ मरीज अंदर रह सकता है। जीजाजी, आप बाहर थोड़ी देर इंतजार कीजिए। जब मैं हूं तो 11 दीदी को कुछ नहीं होगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। अंदर जांच के दौरान जियांग जियांग ने धीरे से कहा, तुमने खुद को बहुत ज्यादा रोक रखा है। फू 11 ने तुरंत टोका, बकवास मत करो, और आचिन के सामने कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, समझी? लेकिन जियांग जियांग हंस पड़ी। दीदी, आपका बुखार तो। इतना कहते ही फू 11 ने फिर उसे रोक दिया। कुछ देर बाद दोनों बाहर आ गईं। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आखिर समस्या क्या है? मुझसे कुछ मत छिपाना। जियांग जियांग ने हंसी दबाते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी थकान और तनाव की वजह से शरीर कमजोर हो गया है। आराम कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। वापसी के रास्ते में मैं खिड़की के बाहर देखता रहा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। घर पहुंचने के बाद भी मैं उसी बारे में सोचता रहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे जीवन पर विचार करने लगा। फिर इंटरनेट पर महिलाओं की सेहत और तनाव से जुड़ी चीजें पढ़ने लगा। जितना पढ़ता गया उतना ही हैरान होता गया। आखिर मैंने सोचा, हम दोनों शादीशुदा हैं, इतना शर्माने की क्या बात है। फिर अचानक मैं उठकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। पहले दरवाजे के बाहर खड़े होकर पक्का किया कि फू 11 किसी मीटिंग में नहीं है। फिर सीधे अंदर चला गया। मैं उसके पास पहुंचा। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, पत्नी। फू 11 ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैं थोड़ा झेंप गया। हम दोनों शादीशुदा हैं। अब इतनी औपचारिकता की भी क्या जरूरत है? मेरी आवाज सामान्य रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कानों की लाली मुझे धोखा दे रही थी। फू 11 अचानक हंस पड़ी, फिर बोली, बेवकूफ, तुम्हें सच बताऊं? मैं चौंक गया। क्या? वो मुस्कुराकर बोली, उस पहली रात असल में हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। क्या? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? फू 11 हंसते हंसते बोली, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। ये सुनते ही मैं तुरंत खड़ा हो गया। बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया, सीधे मास्टर बेडरूम में घुसा और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। धोखेबाज, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। इतने दिनों तक मुझे बेवकूफ बनाती रहीं, मेरी भावनाओं से खेलती रहीं। आज के बाद तुम्हारा मुख्य बेडरूम में प्रवेश बंद है। उधर साउथ सिटी के एक निजी चैट ग्रुप में हंगामा मचा हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, हमारे जीजाजी मिल गए। किसी ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? 11 दीदी का बॉयफ्रेंड है? दूसरे ने जवाब दिया, जरा अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, बॉयफ्रेंड नहीं, पति। पूरा ग्रुप फट पड़ा। क्या 11 दीदी शादीशुदा हैं? फिर किसी ने रहस्यमयी अंदाज में लिखा, अंदाजा लगाओ जीजाजी कौन है, तुम सब उन्हें जानते हो। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, जानते हैं? कहीं वो लंबा और हैंडसम जूनियर तो नहीं? उसका नाम क्या था? सू चैन? वही ना? वाह, 11 दीदी कमाल हैं। सच में उस लड़के को घर ले ही गई। तो फिर 11 दीदी तो बहुत खुश होंगी। अब समझ आया कि बाद में हमारे साथ डिनर पर आना क्यों बंद कर दिया था। पूरा दिन पति के साथ प्यार मोहब्बत में जो व्यस्त रहती होंगी। लेकिन तभी जियांग जियांग ने जवाब दिया, नहीं, इस बार तुम सब गलत सोच रहे हो। आज 11 दीदी हमारे अस्पताल भी आई थीं। पता नहीं दोनों के बीच क्या चल रहा है। दीदी तो खुद को इतना परेशान कर बैठी कि बुखार तक आ गया। ग्रुप में तुरंत हंगामा मच गया। क्या? इतनी सी बात? इस बात पर तो हम उनका कम से कम 3 साल तक मजाक उड़ा सकते हैं। फू 11 एक एक मैसेज पढ़ रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे उतरता जा रहा था। आखिर उसने लिख दिया, बस करो, अब कोई इस विषय पर बात नहीं करेगा। तुरंत किसी ने पूछा, क्या हुआ? मूड खराब है क्या? जीजाजी साथ नहीं है? फू 11 ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे बेडरूम से बाहर निकाल दिया है। हालांकि वजह मुझे भी समझ नहीं आ रही। ये पढ़कर पूरा ग्रुप हंसी से भर गया। कमाल है,
ऐसा भी कोई आदमी है जिसे वनवान दीदी संभाल नहीं पा रही। जीजाजी जिंदाबाद। अगले दिन क्लास में मैं पूरी क्लास के दौरान फू वनवान को घूरता रहा, इतना कि उसके भी रोंगटे खड़े होने लगे। मेरे बगल में बैठे दोस्त ने धीरे से पूछा, ईचन, तुम लगातार मैडम एफयू को क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें उनसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? मैं तुरंत बोला, मैं उनसे प्यार क्यों करूंगा, महिलाएं सब एक जैसी होती हैं। दोस्त ने फिर पूछा, वैसे तुम्हारा मैडम एफयू से कोई निजी झगड़ा है क्या? मुझे लगता है तुम उन्हें लेकर कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत हो। मैंने दांत पीसते हुए कहा, अगर वो तुम्हारे 80% इंटरनल मार्क्स काट दें तो तुम्हारा भी उनसे निजी झगड़ा हो जाएगा। हालांकि सच्चाई ये थी कि मैं मन ही मन सोच रहा था, आज फू वनवान से बदला कैसे लिया जाए। उसी समय आगे बैठे कुछ लड़के आपस में मजाक कर रहे थे, यार मैडम फ्यू इतनी खूबसूरत हैं, उनके पति कितने खुशकिस्मत होंगे। मैं लगभग जोर से बोल ही पड़ा, खुशकिस्मत? तुम लोगों को क्या पता? लेकिन मैं चुप रहा, बस चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर मैंने मंच पर खड़ी फू वनवान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, आज तुम्हें मजा चखाता हूं, देखते हैं आगे से याद रहती है या नहीं। उस दिन मेरी सिर्फ एक ही क्लास थी। क्लास खत्म होते ही मैं सीधे घर लौट आया। घर पहुंचते ही मैंने मोबाइल निकाला और ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर कर दिया। डिलीवरी आने के बाद मैं पैकेट हाथ में लेकर मुस्कुराया, फू वनवान, अब तुम बस घर आ जाओ। शाम को फू वनवान घर लौटी, लेकिन नीचे की सारी लाइटें बंद थीं। उसने इधर उधर देखा, क्या एचएन अब भी मुझसे नाराज है? कहीं घर छोड़कर तो नहीं चला गया? वो धीरे से बोली, पतिदेव, मैं घर आ गई हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर दूसरी मंजिल की तरफ गई। मुख्य बेडरूम के दरवाजे की दरार से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उसने राहत की सांस ली। अच्छा है, आचन घर पर तो है। कपड़े बदलकर वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से मेरी आवाज आई, फू वनवान, लाइट मत जलाना। वो एक पल के लिए रुकी, मानो उसे कुछ अंदाजा हो गया हो, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, पतिदेव की बात मान लेते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, सुबह जो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जैसे चाहूं सजा दे सकता हूं, वो बात अभी भी लागू है? फू वनवान एक कदम और करीब आई, फिर मुस्कुराकर बोली, पतिदेव मुझे कैसी सजा देना चाहते हैं? मैंने गंभीर होकर कहा, लेकिन पहले एक शर्त है, मैं जो भी सजा दूं तुम उसका विरोध नहीं करोगी। अगर विरोध किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फू वनवान बिना झिझक बोली, ठीक है, आज की रात पतिदेव जो कहेंगे वही होगा। मैंने कहा, तो पहले अपनी आंखें बंद करो। फू वनवान ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बीत गई और कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई। फू वनवान को महसूस हुआ कि आचन उसके पीछे खड़ा है। फिर किसी चीज से उसकी आंखें ढक दी गईं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो मुस्कुराकर बोली, एचन बेबी, आज इतने एक्टिव कैसे हो गए? मैंने रहस्यमय अंदाज में कहा, तो फिर मिस्टर फू, आज इस खास सरप्राइज का मजा लीजिए। उसे लेटने के लिए कहा गया, लेकिन मैं खुद भी उतना शांत नहीं था जितना दिख रहा था। फू वनवान लगभग पागल होने वाली थी। मिस फू, थोड़ा धैर्य रखिए। काफी देर तक मैं उसे छेड़ता रहा। आखिर जब मेरा मजाक पूरा हो गया तो मैंने कहा, एचन बेबी, अब तो मुझे छोड़ दोगे? मैं हंस पड़ा। इतनी अच्छी तरह साथ दिया है, इसलिए इस बार छोड़ देता हूं। फू वनवान का चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। जब वो वापस आई तब तक मैं सामान्य नाइट सूट पहन चुका था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी भावना थी। पहले मुझे लगता था कि हम इतने समय से पति पत्नी हैं कि अब शर्माने जैसी कोई बात नहीं बची, लेकिन जब से मुझे सच पता चला था कि हमारे रिश्ते में अभी भी कुछ सीमाएं बाकी हैं, तब से दिल में एक अलग तरह की झिझक पैदा हो गई थी। फू वनवान ने मेरी बेचैनी तुरंत पहचान ली। वो मेरे पास आई और मेरी बाहों में सिमट गई। पतिदेव, ज्यादा मत सोचिए। जब तक आप पूरी तरह सहज नहीं होंगे, हम किसी भी बात की जल्दी नहीं करेंगे। मैंने सिर घुमाकर कहा, और आगे से बस गले लगना और किस करना ही काफी है। फू वनवान हंस पड़ी। ठीक है, सब कुछ पतिदेव की मर्जी से होगा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, फू वनवान तैयार हो रही थी। मेरी नजर उसकी कलाई पर गई। वहां हल्के से निशान दिखाई दे रहे थे। मैं थोड़ा असहज होकर बोला, आज क्लास में लंबी बाहों वाले कपड़े पहन लेना, वरना मुझे सच में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर रहना पड़ेगा। फू वनवान हंस पड़ी। शायद पिछली रात देर तक जागने की वजह से क्लास में मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थीं। गुयांजू ने मेरा कंधा हिलाया। एचन, जाग जाओ,
अगली क्लास मैडम FU की है। फिर उसने शरारती अंदाज में पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? ये सुनते ही मेरी नींद गायब हो गई। नहीं तो, बस कल रात बहुत देर से सोया था। दोस्त तुरंत हंस पड़े। देखा, हमने तो अभी पूछा भी नहीं था कि तुम इतने थके हुए क्यों हो, और तुम खुद ही सफाई देने लगे। मैंने मन ही मन सिर पकड़ लिया, आज तो मैं बुरी तरह फंस गया। दोपहर में हॉस्टल लौटते ही दोस्त ने मुझे घेर लिया, आज सच सच बताना पड़ेगा। इसी दौरान कुछ छात्रों ने फू वनवान की कलाई पर पड़े निशान भी देख लिए थे। क्लास ग्रुप फिर से चर्चा से भर गया, क्या किसी ने मैडम FU की कलाई देखी? उनके पति आखिर हैं कौन? रहस्य और गहरा होता जा रहा है। हॉस्टल में गु यांझू ने मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। अब बोलो, मैंने हार मानते हुए कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हां, कोई है जिसे मैं पसंद करता हूं। ये सुनते ही पूरा कमरा शोर से भर गया। वाह, हमारा एचन आखिर समझदार हो गया। कौन है? क्या हम उसे जानते हैं? मैंने जल्दी से हाथ उठाकर कहा, बस बस, अब और मत पूछो, समय आने पर मैं खुद तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। अरे भागो मत, दोस्त पीछे से चिल्लाते रहे। कुछ दिन बाद राष्ट्रीय अवकाश नेशनल डे हॉलिडे आ गया। दोस्तों ने मुझे साथ घूमने चलने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने मना कर दिया, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग मजे करना। क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि छुट्टियां फू वनवान के साथ बिताऊंगा। हम डाली यूनान जाने वाले थे। वहां का नजारा देखने की मेरी इच्छा बहुत समय से थी। ज्यादा समय घूमने के लिए मैंने जानबूझकर सुबह की फ्लाइट बुक करवाई। मैं इतना थका हुआ था कि विमान में बैठते ही सो गया। अचेन पहुंच गए। फू वनवन ने मुझे जगाया। मैंने सामने देखा, एक शानदार 5 स्टार होटल खड़ा था। मैं हैरान रह गया। मैंने तो कहा था कि हम होमस्टे में रुकेंगे। फू वनवान मुस्कुराई, मेरी बात मानो, होटल बेहतर रहेगा। उसकी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि उसके मन में कोई और योजना भी चल रही है। मैंने फैसला किया कि आज आराम करूंगा और अगले दिन समुद्र देखने जाऊंगा। रात को मैं बिस्तर पर लेटा वीडियो देख रहा था, तभी फू वनवान मेरे पास आकर बैठ गई। कमरे में सिर्फ कुछ हल्की लाइटें जल रही थीं। माहौल अचानक बहुत अलग महसूस होने लगा। मैंने घबराकर पूछा, फू वनवान, क्या कर रही हो? न जाने क्यों, आज मैं उसकी आंखों में सीधे देख भी नहीं पा रहा था। फू वनवान मुस्कुराई, अगर मेरे एचन बेबी की कोई इच्छा है तो बता सकते हैं। मैंने तुरंत कहा, कुछ नहीं। फू वनवान ने हंसकर जवाब दिया, दिल की बातें छिपाना आसान नहीं होता। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, फू वनवान अभी भी मेरी बाहों में सो रही थी। मैंने पिछली रात की बातें याद की। फिर मन ही मन बड़बड़ाया, ये चालाक महिला भी ना। मैं धीरे से हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने करवट बदली, वो और करीब आ गई। मैं असहाय होकर उसे देखने लगा। फिर पूछा, फू वनवान, क्या तुम यहां आने से पहले ही सब प्लान करके आई थीं? फू वनवान ने आंखें खोले बिना मुस्कुराकर कहा, बहुत पहले से सोच रखा था, और इसमें सारी गलती तुम्हारी है। मैंने लंबी सांस ली। फू वनवान, मैं तो आज समुद्र देखने जाने वाला था। अब देखो समय क्या हो गया है। इतना कहकर मैंने उठकर पर्दे खींच दिए। धूप में चमकती हुई एरहाई लेक बेहद खूबसूरत लग रही थी। झील की सतह पर पड़ती सूरज की किरणें उसे और भी मनमोहक बना रही थीं। फू वनवन ने एक फल का टुकड़ा उठाकर मेरे मुंह में रखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, तो बताइए, कल रात आपकी पत्नी का प्रदर्शन कैसा था? मैं तुरंत शर्माकर बोला, तुम्हारी शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? फू वनवान हंस पड़ी, तो क्या हुआ, हमारी शादी को इतना समय हो गया है, अब भी शर्माते हो? मैंने तुरंत कहा, फू वनवान, बस करो, वरना सच में बात नहीं करूंगा। उसे खुश करने के लिए मैंने खास तौर पर यूनान से एक अंगूठी खरीदी और उसे गिफ्ट कर दी। अंगूठी पाकर फू वनवन बहुत खुश हुई और उसने घोषणा कर दी कि अब वो अपने पति से और भी ज्यादा प्यार करेगी। अगले कुछ दिनों तक फू वनवान मुझे हर जगह घुमाती रही। खाना, घूमना, मस्ती, सब कुछ उसने ही प्लान किया। मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। सच कहूं तो वो बेहद ध्यान रखने वाली पत्नी थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। यूनान आने वाली पहली रात के बाद वो पहले जैसी शरारती नहीं रही थी। बस गले लगना, हाथ पकड़ना और प्यार भरी बातें, उससे आगे कुछ भी नहीं। अगर उसे इच्छा नहीं थी तो ठीक, लेकिन मुझे तो थी। हमारी योजना थी कि छुट्टी के आखिरी दिन साउथ सिटी लौटेंगे, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। आखिरी दिन भारी बारिश हुई, सभी उड़ानें रद्द हो गईं। इसलिए फू वनवान ने
टिकट बदलकर हमें एक दिन पहले वापस भेज दिया। घर पहुंचते ही मैं सीधे सोफे पर गिर पड़ा। फू वानवान जानती थी कि मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं आता, अर्थात घर लौटते ही उसने मेरे पसंदीदा सारे व्यंजन बना दिए। मैंने पहला कौर खाते ही कहा, मैंने तुम्हारे हाथ का खाना बहुत मिस किया। फू वानवान मुस्कुराई। वाह, कुछ दिन बाहर क्या घूम आए। अचेन तो अब लाड़ भी करने लगा। रात को हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। फू वानवान मेरी बाहों में थी। मैंने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था। फू वानवान और करीब आ गई। मैंने अचानक कहा, बस अब नहीं। फिर उसे हल्का सा अलग करके बिस्तर के किनारे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद फू वानवान को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उठी, नाइट लैंप जलाया, फिर दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़कर मेरी आंखों में देखने लगी। क्या हुआ? अचेन बेबी, बताओ तो सही, मैंने उदास होकर कहा। फू वानवान, ये शादी आगे चलानी भी है या नहीं? वो हैरान रह गई। क्या मतलब? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है। उसके पूछते ही मैं और ज्यादा परेशान हो गया। पहले तो तुम हर समय मुझे छेड़ती रहती थीं, मेरा दिल हमेशा उलझा रहता था, और अब अचानक तुम इतनी सीधी सादी पत्नी कैसे बन गई? फू वानवान पहले तो चौंकी, फिर धीरे से बोली, ऐसी बात नहीं है। उस रात के बाद मुझे लगा कि शायद तुम थक गए हो या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए सोचा कि तुम्हें कुछ दिन आराम दूं। लेकिन मुझे उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। फू वानवान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर उसे अपने सीने पर रखकर बोली, महसूस कर रहे हो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, और चूंकि आज हमारे एचएन बेबी इतने पहल कर रहे हैं, तो आज रात बहाने नहीं चलेंगे। उस रात हम दोनों ने लगभग बिल्कुल नहीं सोया। उसके बाद से फू वानवान कई बार पहले से भी ज्यादा मुझ पर निर्भर रहने लगी, और मैं सिर्फ इतना कह सकता था, प्यार में पड़ी हुई पत्नी कभी कभी सच में बहुत खतरनाक होती है। एक दिन दोपहर में फू वानवान ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी। मैंने खाना खाया और उसके लिए भी पैक करवा लिया, फिर सीधे उसके ऑफिस पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, फू वानवान ने मुझे दीवार के पास रोक लिया। मैं घबराकर बोला, अरे, गर्दन पर नहीं। तभी मुझे यूनिवर्सिटी फोरम की याद आ गई, जहां अब भी बहुत से लोग मेरी पत्नी के बारे में बातें करते रहते थे। मुझे बेहद चिढ़ होने लगी। क्या सब अंधे हैं? वो शादीशुदा है, अंगूठी भी पहनती है, फिर भी सब उसके पीछे पड़े रहते हैं। जितना सोचता उतना ही गुस्सा आता। अगले ही पल मैंने फू वानवान की पतली कमर को अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसकी तरफ देखकर गंभीरता से कहा, फू वानवान, तुम्हारा पति है, अपना ध्यान रखा करो, बाहर बहुत सारे बुरे लोग घूम रहे हैं। फू वानवान मुस्कुराई, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपने पति की बात मानूंगी। अगले दिन की फिजिक्स क्लास में भी मैं ऊँग रहा था। सच में समझ नहीं आता, एक हफ्ते में 3 फिजिक्स क्लास होना ही काफी नहीं था क्या? उनमें से 2 सुबह 8 बजे ही क्यों रखी गई थी? जैसे ही क्लास की घंटी बजी, मैंने अभी सिर भी नहीं उठाया था कि पूरे क्लासरूम में शोर और हंसी गूंजने लगी। जब मैंने सिर उठाया तो सच में लगा कि पृथ्वी छोड़कर कहीं और चला जाऊं। उस चालाक महिला ने आज सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी, और उसकी गर्दन पर बने 3 हल्के निशान अब पहले से भी ज्यादा साफ दिख रहे थे। क्लास में हमेशा कुछ न कुछ शरारती लड़के होते ही हैं। किसी ने हंसते हुए कहा, मैडम, आज तो कोई बहुत खुश लग रहा है। फू वानवान ने तुरंत कहा, सब लोग शांत हो जाओ। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कल मैंने अपने पति को नाराज कर दिया था। ये सुनते ही मेरा चेहरा काला पड़ गया। तभी उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया, इस सवाल का जवाब कौन देगा? एक लड़का एक्सू टियानली अपनी सीट से उठ गया और धीरे धीरे मंच की तरफ चलने लगा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी और उसकी गर्दन पर भी कुछ निशान साफ दिखाई दे रहे थे। क्लास के बाकी लोगों की नजर भी वहीं गई। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुझे पहले से ही खराब लग रहा था, अब ये सब देखकर और चिढ़ होने लगी। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि एक्सू टियानली कुछ बोल भी नहीं रहा था, बस हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। उसकी ये चुप्पी लोगों की कल्पनाओं को और हवा दे रही थी। फू वानवान की लोकप्रियता पहले से ही यूनिवर्सिटी में काफी थी, इसलिए दोपहर तक ये बात पूरे कैंपस में फैल चुकी थी। जब मैं कैंटीन में खाना खाने गया तो यही चर्चा सबसे बड़ा विषय बनी हुई थी। मैंने खाना तो ले लिया, लेकिन खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसी समय एक्सू टियानली अंदर आया और उसने अनजाने में या जानबूझकर अपना कॉलर थोड़ा सा नीचे कर लिया, जिससे सबकी नजर फिर उसी तरफ चली गई। मेरा मूड और खराब हो गया।
शाम को घर लौटने के बाद टेबल पर फू वनवान की बनाई हुई ब्रेस्ड झींगे रखे हुए थे, लेकिन मैंने अचानक कहा, फू वनवान, मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने हैं। फू वनवान ने तुरंत मना कर दिया। अच्छे बच्चे बनो, उसमें कोई पोषण नहीं होता, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। मेरा मूड पहले से खराब था। मैंने नाराज होकर कहा, तो अब मैं नूडल्स भी नहीं खा सकता? फू वनवान पूरे दिन लैब में व्यस्त रही थी, लेकिन उसने मेरी उदासी नोटिस कर ली। कुछ कहे बिना वो उठी और रसोई में जाकर मेरे लिए नूडल्स बनाने लगी। जब मैं नहाकर नीचे आया तो टेबल पर एक शानदार कटोरा रखा हुआ था। मैं चौंक गया। वाह, ये तो लग्जरी वर्जन इंस्टेंट नूडल्स है। उसमें ढेर सारी अतिरिक्त चीजें डाली गई थीं। फू वनवान मुस्कुराई। धीरे धीरे खाना, गरम है। खाना खाने के बाद मेरा मूड काफी बेहतर हो गया। फू वनवान मेरे पास बैठ गई। अब बताओ, आज क्या हुआ था? मैंने अपना मोबाइल उसके सामने रख दिया। उसने स्क्रीन पर चल रही चर्चाएं पढ़नी शुरू की। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। उसे देखकर अचानक मुझे खुद पर शर्म आने लगी। वो पूरे दिन लैब में मेहनत करती रही थी, घर आकर मेरे लिए खाना भी बनाया, और मैं छोटी सी बात पर इतना नाराज हो गया। मैं धीरे से बोला, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। बस वो बातें पढ़कर अच्छा नहीं लगा। फू वनवान ने प्यार से मेरे बाल सहलाए। कोई बात नहीं, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रात को मैं खुद आगे बढ़कर फू वनवान को गले लगा लिया। फिर उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहा, पत्नी। मैंने फू वनवान को गले लगाते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं बहुत बचकाना हूं? फू वनवान ने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। पति देव ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस आगे से उस एक्सू टियनले से थोड़ा दूर रहना। फू वनवान ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, मैं अपने पति की बात मानूंगी। रविवार का मौसम बेहद सुहावना था। धूप भी अच्छी निकली हुई थी और मेरा मूड भी काफी अच्छा था। मैंने नीचे एक धूप वाली जगह चुनी और पूरा दिन अपने ड्राइंग और डिजाइन के काम में बिताया। शाम को जब मैं स्टडी रूम के पास से गुजरा तो देखा फू वनवान अभी अभी फोन रख रही थी। मैंने पूछा, काम खत्म हो गया? चलो बाहर टहलने चलते हैं। फू वनवान मुस्कुराई, फिर मेरे गाल को हल्के से दबाया। चलो। चलते चलते मुझे याद आया कि वो अभी फोन पर बात कर रही थी। मैंने पूछा, क्या मैंने तुम्हारा काम बीच में रोक दिया? फू वनवान कुछ सेकंड रुकी, फिर बोली, नहीं, अभी मेरे पापा का फोन था। वो पूछ रहे थे कि हम दोनों कैसे हैं। शादी के बाद पहली बार मैंने फू वनवान के मुंह से अपने पिता का जिक्र सुना था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं अब तक उसके माता पिता से नहीं मिला था। मैंने तुरंत कहा, तो फिर अगले हफ्ते चलते हैं। पापा मम्मी से मिलना भी चाहिए, वरना मैं बहुत बुरा दामाद लगूंगा। फू वनवान हंस पड़ी। ठीक है, अगले वीकेंड चलते हैं और तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। ये बस एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन न जाने क्यों उस पल मुझे पहली बार शादीशुदा जीवन की असली गर्माहट महसूस हुई। तभी फू वनवान को कुछ याद आया। वो बोली, वैसे एक्सू टियनले वाली बात सुलझ गई है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने दोपहर में ही देख लिया था। एक्सू टियनले ने स्कूल फोरम पर सार्वजनिक माफी मांगी थी और साफ लिखा था कि उसका और फू वनवान का रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है। हॉस्टल ग्रुप में फिर से हंगामा मचा हुआ था। मैंने पहले ही कहा था, मैडम एफयू उस आदमी को क्यों पसंद करेंगी? बहुत ही बेशर्म निकला। ये तो किसी और के रिश्ते में दखल देने जैसा था। मैं स्क्रीन देखकर मुस्कुराया। देखा, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। उसी समय पीछे से फू वनवान की आवाज आई, एखन, तुम इतने चुप क्यों हो? कहीं बाहर कोई और कुत्ता तो नहीं पाल लिया? मैं हंस पड़ा। क्या मतलब, मैं तुम्हारा बाहर वाला कुत्ता हूं क्या? फू वनवान धीरे धीरे पीछे से आकर बोली, तो फिर फोन में क्या देख रहे हो? मैं घबरा गया और तुरंत मोबाइल तकिए के नीचे छिपा दिया। तुम मेरी और दोस्तों की चैट क्यों पढ़ रही हो? फिर सावधानी से पूछा, वैसे तुमने कितना पढ़ लिया? फू वनवान बोली, बस इतना कि तुम्हारे ग्रुप का नाम किसी रिटायरमेंट होम जैसा है। बताओ, वहां सुंदर लड़कियां रहती हैं या हैंडसम लड़के? मैं तुरंत बोला, ग्रुप का नाम मैंने नहीं रखा। इतना कहते हुए मेरा हाथ अनजाने में उसकी कमर तक पहुंच गया। फू वनवान मुस्कुराई और मेरे करीब आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, ओ नहीं। अगले ही पल कमरे का माहौल फिर से अजीब तरह से रोमांटिक हो गया। अगली सुबह मेरी दाहिनी आंख लगातार फड़क रही थी। मुझे लग रहा था कि आज कुछ न कुछ होने वाला है। सुबह मेरी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए मैं आराम से सोता रहा।
दोपहर में सिर्फ अंग्रेजी और फिजिक्स की क्लास थी। आज गुयांजो का जन्मदिन भी था। क्लास के बाद सब लोग बाहर घूमने जाने वाले थे। मैंने नाश्ते के दौरान फू वनवन से कहा, आज रात शायद मैं वापस न आऊं, दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना? मैं सोच रहा था कि वो मना कर देगी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना और सुरक्षित रहना। मैं खुशी से उछल पड़ा। सच में? धन्यवाद पत्नी। पत्नी अमर रहे। फू वनवन हंसते हंसते बोली, एक और बात, आज दोपहर की फिजिक्स क्लास में नहीं लूंगी। मुझे एक एकेडमिक फोरम मीटिंग में जाना है। शायद कोई और शिक्षक मेरी जगह क्लास लेगा। अच्छे से पढ़ाई करना। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत दोस्तों के ग्रुप में मैसेज किया, दोस्तों, आज दोपहर मैडम एफयू फोरम मीटिंग में जा रही हैं। फिजिक्स क्लास किसी और टीचर की होगी। ग्रुप में तुरंत जवाब आया, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। वैसे भी वो सिर्फ एक दिन के लिए पढ़ाने आएगा। उसे किसी का नाम भी नहीं पता होगा, शायद अटेंडेंस भी न ले। तभी किसी ने पूछा, एचन, तुम्हें कैसे पता कि मैडम एफयू फोरम मीटिंग में जा रही हैं? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अभी आते वक्त सुना। मैडम फ्यू किसी दूसरे टीचर से बात कर रही थी, मैं बस संयोग से सुन लिया, बस इतनी सी बात है। और ग्रुप में तुरंत हंसी के इमोजी की बारिश शुरू हो गई। अरे छोड़ो भी, उसे कैसे पता चला, ये बात की बात है, बस खबर पक्की होनी चाहिए। तभी जियांग निंगटाओ बोला, लेकिन चेनमेंग का आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। हमने तय किया था कि छुट्टी के बाद वो मुझसे लेने आएगी। ऐसा करते हैं, तुम लोग पहले रेस्टोरेंट और केक का इंतजाम करो, मैं क्लास खत्म होते ही सीधे तुम लोगों से मिल जाऊंगा। तभी किसी ने मजाक उड़ाया, भाई, तू तो सच में दोस्तों से ज्यादा लड़कियों की फिक्र करने लगा है। जियांग निंगटाओ ने तुरंत जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी अगर मैं क्लास में नहीं रहूंगा तो अटेंडेंस कौन लगाएगा? सबने सिर हिलाया। ठीक है, फिर हम लोग क्लास शुरू होते ही निकलते हैं। जियांग निंगटाओ, पीछे की जिम्मेदारी तेरी। उधर कुछ लोग कॉलेज गेट पार कर चुके थे। गुयांजो अभी भी थोड़ा परेशान था। यार, सच में ऐसा करना ठीक रहेगा? एक दोस्त हंसते हुए बोला, अरे बड़े भाई, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज सिर्फ एंजॉय करो। ये कहकर सब सीधे केक शॉप की तरफ निकल गए। इधर जियांग निंगटाओ अभी भी चेनमेंग को मैसेज कर रहा था, ठीक है, छुट्टी होते ही गेट पर आ जाना, आईडी कार्ड दे दूंगा। उसके बाद मुझे दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने जाना है। उसी समय क्लास शुरू हुई। सब लोग शांत हो जाइए। जैसे ही वो परिचित आवाज सुनाई दी, पूरी क्लास सन्न रह गई। गए काम से। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे तुमने तो कहा था कि इफ यू मैडम फोरम मीटिंग में गई हैं। दूसरा बोला, मैडम तो सामने खड़ी हैं। पूरे क्लास ग्रुप में अफरा तफरी मच गई। सब लगातार मैसेज भेजने लगे, क्योंकि फू वनवान की क्लास में कोई भी बिना वजह बंक करने की हिम्मत नहीं करता था। किसी ने लिखा, सामने जो खड़ी हैं वो एफयू मैडम ही है ना, यार फिर उनका भूत। उधर केक शॉप में सब लोग खुशी खुशी केक बनते हुए देख रहे थे। स्टाफ ताजा केक बेस निकाल रहा था। इसी बीच क्लास में फू वनवान ने चारों तरफ नजर डाली और तुरंत समझ गई कि कौन कौन गायब है। उसका पति सू चेन और उसके दो खास दोस्त। असल में फू वनवान सचमुच फोरम मीटिंग में जाने वाली थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर गई तो पूरे दिन सू चेन से मुलाकात नहीं होगी, इसलिए आखिरी समय पर उसने खुद क्लास लेने का फैसला कर लिया और इसी चक्कर में उसका पति रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, इंतजार नहीं करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। जो 3 छात्र अनुपस्थित हैं उन्हें अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा और आगे कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये बाद में उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। उधर केक शॉप में, एकेन, भाई तू सच में डिजाइन का जीनियस है, कमाल कर दिया। लगातार तारीफ सुनकर मैं भी खुश हो गया। अरे बस करो, पहले जियांग निंगटाओ को रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजो। मैंने मोबाइल निकाला और तभी देखा ग्रुप में 99 जोड़ मैसेज पड़े थे। मेरा दिल धक से रह गया। गए काम से। ग्रुप खोलते ही सबसे ऊपर एक फोटो थी। फू वनवन मंच पर खड़ी थी और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। रेस्टोरेंट में बैठा मैं पूरे समय खोया खोया रहा। आखिरकार मैंने कहा, दोस्तों सच में सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग फंस गए। जंग पेंग ने हाथ हिलाया, छोड़ना। लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं रहा। कोई भी खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रहा था। रात को शराब पीकर देर तक पार्टी करने का प्लान भी कैंसिल हो गया। थोड़ी देर घूमने के बाद लगभग 9 बजे सब अपने अपने घर निकल गए। मैं टैक्सी पकड़ने ही वाला था कि ट्रैफिक सिग्नल के पास एक परिचित कार दिखी। वो फू वनवन की कार थी। मैं धीरे से जाकर अंदर बैठ गया।
फू वनवान ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। गाड़ी चलती रही। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं समझा सकता हूं। मुझे सच में लगा था कि तुम फोरम मीटिंग में गई हो और आज गू यांजू का बर्थडे भी था। लेकिन फू वनवान चुप रही। उसके होंठ कसकर बंद थे, एक शब्द भी नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगा, आज तो मैडम बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैंने फिर कहा, सबको बाहर ले जाने का आइडिया मेरा था, उन दोनों को मत फंसाना। अगर सजा देनी है तो मुझे दे दो। फू वनवान ने आखिरकार जवाब दिया, अपनी हालत देखो पहले, खुद मुश्किल में हो और अभी भी दूसरों को बचाने चले हो। घर पहुंचने के बाद मैं लगातार उसके पीछे पीछे घूमता रहा। पत्नी, मैं वादा करता हूं, ये पहली और आखिरी बार था, प्लीज मान जाओ। मैंने उसके लिए फल भी काट कर लाकर रखे, लेकिन उसने बिना देखे कहा, हटा लो, कल भी क्लास है। मैं जानता था कि फू वनवान अपने नियमों को लेकर बहुत सख्त थी, जो कहती थी वो करती थी, लेकिन दोस्तों के लिए थोड़ा कष्ट उठाना मुझे मंजूर था। मैं नहाने चला गया। नहाते हुए खुद को मोटिवेट करता रहा, दोस्तों की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है सुचैन। नहाकर बाहर निकला, कमर पर बस एक ढीला सा तौलिया लपेट रखा था। फू वनवान ने ऊपर देखा, फिर तुरंत नजरें झुका लीं। तुम कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं तुरंत बिस्तर पर कूद गया। रजाई में घुसते हुए बोला, अब किताबें बंद करो। फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, जरा मेरी तरफ भी देख लो, जाओ पहले नाइट सूट पहन कर आओ, बदतमीजी मत करो। मैं तुरंत बोला, अरे तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना बदतमीजी कैसे हो गया? फू वनवान कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उस पर एक किस कर दिया। एखिन मुझे मनाते हुए देखकर वो हंस भी रही थी और नाराज भी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, पत्नी, आज रात फैसला तुम्हारा होगा, जो सजा देनी है दे दो, मैं सब मानूंगा। मेरी बात सुनकर फू वनवान का चेहरा हल्का लाल हो गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, कल सुबह तुम तीनों मेरे ऑफिस में मिलना। अगली सुबह हम तीनों लाइन से फू वनवान के ऑफिस के बाहर खड़े थे। अंदर आओ। जैसे ही हम अंदर गए, गू यांजू ने तुरंत 90 डिग्री झुककर कहा, फू मैडम, सच में माफ कर दीजिए, कल मेरा जन्मदिन था। फू वनवान ने शांत स्वर में कहा, जन्मदिन मुबारक हो। हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमें ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। फिर वो गंभीर हो गई, चाहे मैं पढ़ा रही हूं या कोई और शिक्षक, चाहे कोई भी विषय हो, किसी भी वजह से क्लास छोड़कर घूमने जाना सही नहीं है, लेकिन तुम लोगों का रिकॉर्ड अब तक अच्छा रहा है, खासकर सुचैन का, इसलिए इस बार आधिकारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ अनुपस्थित माना जाएगा और 5 अंक काटे जाएंगे। हम तीनों ने राहत की सांस ली। धन्यवाद मैडम, आप लंबी उम्र जिएं। लेकिन उन्हें क्या पता था, पिछली रात मैंने कितनी मेहनत से फू वनवान को मनाया था। क्लास में लौटते ही दोस्त मजाक उड़ाने लगे। मैं मन ही मन कसम खा रहा था कि अब कुछ दिन आराम करूंगा, लेकिन उधर फू वनवान ही परेशान रहने लगी। पूरा 1 हफ्ता हो गया था, मैं उससे पहले जैसा चिपक नहीं रहा था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद मैं सिर्फ तब उसके पास आता हूं जब मुझे कोई काम होता है, बाकी समय उससे दूर दूर रहता हूं। आखिरकार उसने अपनी दोस्तों को मैसेज किया, आज रात बाहर चलकर कुछ पीते हैं। उधर उसकी सहेलियां तुरंत शुरू हो गईं। क्या बात है, हमारी बड़ी बहन को उनके प्यारे पति ने इग्नोर कर दिया क्या? दूसरी बोली, कल तक तो कह रही थी कि बेचारे मासूम छात्र को तंग मत करो, अब क्या हुआ? फू वनवान ने जवाब दिया, बस बहुत हो गया, मुझे अपनी सहेलियों की जरूरत है, आ रही हो या नहीं? शाम को मैं घर पहुंचा, लेकिन घर खाली था। मैं सोच ही रहा था कि उसे फोन करूं, तभी फोन बज उठा। हेलो जीजाजी, मैं जियांग जियांग बोल रही हूं, वनवान ने थोड़ी ज्यादा पी ली है, हम उसे घर छोड़ने आ रहे हैं। मैं तुरंत नीचे भागा। उनकी कार पहले ही गेट पर पहुंच चुकी थी। मैंने फू वनवान को संभाला। इतनी शराब क्यों पी ली? जियांग जियांग मुस्कुराई। जीजाजी, अब वनवान आपकी जिम्मेदारी है, हम चलते हैं। मैंने सिर हिलाया, धन्यवाद, सावधानी से जाना। मैं फू वनवान को उठाकर घर के अंदर ले आया, उसे सोफे पर बैठाया, फिर पूछा, तुमने इतनी शराब क्यों पी? घर का रास्ता भी भूल गई थी क्या? ये पहली बार था जब मैंने फू वनवान को नशे में देखा था। उसने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए और कसकर पकड़ लिया। मैंने पूछा, पहचान रही हो मैं कौन हूं? वह तुरंत बोली, मेरे प्यारे पति। मैं हंस भी रहा था और परेशान भी था। जैसे ही उठने लगा, उसने मुझे फिर पकड़ लिया। पति, मुझसे नाराज मत होना, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है,
मैं आगे से स्कूल में तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। और तुम भी आगे से इतनी शराब नहीं पियोगी। बाहर बहुत बुरे लोग होते हैं, किसी के सामने यूं लाड़ नहीं करना चाहिए, समझी? फू वानवान ने आंखें बंद करके कहा, लेकिन तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करती हूं, मैं तुम्हें कैसे पहचानने में गलती कर सकती हूं? मैं चौंक गया। बहुत सालों से? अरे पगली, हमारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। मैं नीचे आया तो फू वानवान ताज़ा बना हुआ फ्राइड एग लेकर खड़ी थी। पतिदेव, अब नाराजगी खत्म हुई? वैसे मैंने कल रात की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, अगर आगे कभी मुझे परेशान किया तो कॉलेज फोरम पर अपलोड कर दूंगी। सबको दिखाऊंगी कि घर में हमारी ठंडी और सख्त उप प्रोफेसर कैसी होती हैं। उसने मेरे लिए दिल के आकार वाला एग बनाया था और साथ में मेरी पसंद का पूरा नाश्ता भी। शुक्रवार को मेरी सिर्फ एक क्लास थी। मैं काफी देर तक मॉल में घूमता रहा क्योंकि अगले दिन मुझे ससुराल जाना था। मैं सास ससुर के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट खरीदना चाहता था। दिल में हल्की घबराहट भी थी। शाम को गिफ्ट्स लेकर घर पहुंचा। दरवाजा खोला ही था कि एक तेज महिला आवाज सुनाई दी। तुम दोनों ने तो बगावत ही कर दी। क्या इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं? मैं अंदर गया और सामने का दृश्य देखकर जम गया। एक तरफ फू वानवान खड़ी थी, दूसरी तरफ शिया गोहुआ। दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह चुपचाप खड़े थे और उनके सामने खड़ी महिला उन्हें डांट रही थी। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो फू यूं थीं, दुनिया की मशहूर फैशन डिजाइनर और बचपन से मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। फू वानवान ने मेरी तरफ देखा, फिर जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। मां, आप इन्हें डरा रही हैं। फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराई। आखिर ये मेरी मां है और ये मेरे पापा हैं, टीचर शिया। इतना समय फू वानवान के साथ बिताने के बाद भी मुझे कभी पता नहीं चला था कि टीचर शिया उसके पिता हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, अंकल शिया, आंट फू, नमस्ते। असल में मैं और वानवान कल आप लोगों से मिलने आने वाले थे। फ्यू यू ने मेरी तरफ देखकर कहा, देखो एचन को, कितना समझदार बच्चा है। फिर उन्होंने फू वानवान और शिया गोहुआ की तरफ घूरकर कहा, तुम दोनों की उम्र मिलाकर 80 साल से ज्यादा हो गई है। कोई काम करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच नहीं सकते थे? शादी जैसी बड़ी बात में मेरा कोई हक नहीं था क्या? अब मुझे समझ आ गया था। आंट फू को अभी अभी पता चला था कि उनकी बेटी शादी कर चुकी है और वो सीधे सीधे सास बन गई हैं। मैंने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। आंटी, आप नाराज मत होइए, वानवान शायद सही समय ढूंढ रही थी आपको बताने के लिए। फू यून ने सिर हिलाया। अचिन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन इन दोनों की तरफदारी मत करो। गलती पूरी की पूरी फू वानवान की है। फू वानवान ने धीरे से कहा, मां, आप और आचन बैठिए, मैं और पापा खाना बनाते हैं। जाओ यहां से, फू यून ने तुरंत डांट दिया। मेरे मन में हमेशा एफयू यूं की एक अलग छवि थी, एक बेहद शालीन, शांत और प्रभावशाली डिजाइनर की। उन्हें इस अंदाज में देखकर मैं सचमुच हैरान था। मैंने धीरे से कहा, आंट फू, मुझे डिजाइनिंग बहुत पसंद है और सच कहूं तो मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं लगातार बातचीत का विषय ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जो इंसान आमतौर पर बहुत मिलनसार था, वो आज घबराहट में बिल्कुल चुप हो गया था। फू यू ने मुस्कुराकर कहा, एचन, शादी वाली बात में वानवान ने सच में जल्दबाजी की। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूं। इन दोनों ने मुझे पूरी तरह अंधेरे में रखा। तुम ही बताओ, क्या ये गलत नहीं है? शादी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुझे खबर दी गई और ये बूढ़े साहब भी उसका साथ देते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, वानवान, कल आचन को घर लेकर आना। इस बार ठीक से पारिवारिक डिनर होगा। ठीक है मां, और आप दोनों घर जाते समय ध्यान रखिएगा। उनके जाने के बाद घर में अचानक सन्नाटा छा गया। फू वानवान बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मेरी नजरें उसके आर पार देख रही हों। वो घबरा कर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने सीधे पूछा, फू वानवान, क्या तुम्हें मुझे कुछ समझाना नहीं है? वह तुरंत बोली, पतिदेव, सॉरी, मुझे तुमसे ये बात नहीं छिपानी चाहिए थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपने ड्राइंग रूम में गया और स्केच बनाने बैठ गया। लेकिन मन बिल्कुल शांत नहीं था। कागज सामने था, पेंसिल हाथ में थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। अचानक मुझे बहुत दबाव महसूस होने लगा। अब तक मैं यही सोचता था कि मेरे सास ससुर साधारण विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, लेकिन अब एक तरफ हुआक्सिया ग्रुप के चेयरमैन, दूसरी तरफ दुनिया की मशहूर डिजाइनर। उनकी दुनिया और मेरी दुनिया में बहुत बड़ा अंतर था। कुछ देर बाद फू वानवान फलों की प्लेट लेकर कमरे में आई। अचेन, थोड़ा फल खा लो। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर आ गई और मुझे कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए पाया।
मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, फू वनवान, अभी मुझसे बात मत करो। वो धीरे से बोली, पतिदेव, मैंने जानबूझकर नहीं छिपाया था। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने उसकी तरफ देखा। अब समझ आया, टीचर शिया जिस निकम्मी बेटी की बात कर रहे थे वो तुम ही थीं। तुम शुरू से मेरा मजाक देख रही थीं, है ना? फू वानवान तुरंत घबरा गई। उसने फल की प्लेट एक तरफ रखी और सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई। तो अब सब जान गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैंने तुरंत कहा। मैंने कब ऐसा कहा? उस पल मुझे एहसास हुआ, फू वानवन इस रिश्ते को लेकर जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही असुरक्षित भी है। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लेकिन झूठ बोलने वालों को सजा तो मिलती है, और इस बार तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए कुछ दिनों तक तुम अकेले सोओगी। फू वनवान तुरंत खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने उसे सफाई देने का मौका नहीं दिया। सीधे बेडरूम में गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अगले दिन हम तय समय पर उसके घर पहुंचे। मैंने गिफ्ट्स आगे बढ़ाते हुए कहा, मां, पापा, ये आप दोनों के लिए। कल की घबराहट में तो मुझे ये भी समझ नहीं आया था कि आपको क्या कहकर बुलाऊं। फू वनवान और शिया गोहुआ ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बिना पूछे समझ आ रहा था कि रात आराम से नहीं गुजरी। फू युन मुस्कुराईं, अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने प्यार से कहा, चलो अंदर आओ, खाना तैयार है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो भाई लोग, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे ही 2K लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे होंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो फटाफट कमेंट कर दो।